कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वीक के लिए मेरे रेडार के अंदर रहने वाले हैं एंड जिनके अंदर मैं शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की पोजीशन बनाने के लिए देख रहा हूं, देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकित एंड वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड चैनल की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर न्यू ज़रूर लिखना, ताकि हमें पता चले कितने लोग हैं जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब स्टॉक्स की तरफ जाने से पहले जल्दी से एक बार हम इंडेक्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडेक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी का हम लोग चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो कि जब ये फॉल हो रहा था तो ये वाला जोन हम लोगों को क्लियरली मार्कआउट करके दिख रहा था कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बन के आएगा। एंड वहीं पे हम लोगों को एक दिन इसके अंदर काफ़ी अच्छा ट्यूसडे को सपोर्ट भी मिला था। बट वहीं पे अगर हम लोग इसका जूम करके देखें तो ये वाला जोन हमने ग्रीन ऊपर वाला जोन मार्क करके रखा था कि अगर निफ्टी इसको क्रॉस कर पाता है देन हम लोग इसको एक रिवर्सल की तरह कंसिडर करेंगे। बट क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी उसको क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं से वापस से फॉलिंग स्टार्ट हुई है। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये वाला जोन भी एक मार्क कर रखा था। ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देख लें जो पिछले 3 बार इसने सपोर्ट लिया है एंड ये भी एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह निकल के आ रहा था। फ्राइडे को अगर हम लोग देखें तो एक्जैक्टली हम लोग को यहीं पे क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। एंड अभी एक शॉर्ट टर्म के अंदर मैं अगर नेक्स्ट 1 या 2 दिन की बात करूं तो थोड़ी सी होप है, थोड़े से चांसेस हैं कि अगेन जिस तरीके से निफ्टी ने यहाँ पे बाउंस बैक दिया था, एक बाउंस बैक हमें एटलीस्ट 17,950 से 18,000 के जोन में मिल सकता है। एंड अगर वो बाउंस बैक 18,000 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर पाता है विद वॉल्यूम्स, विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो फिर चांसेस रहेंगे कि निफ्टी इससे ज़्यादा नीचे ना गिरे एंड निफ्टी यहीं से अपना रिवर्सल स्टार्ट कर दे। बट अगर निफ्टी में हमें 18,000 के जोन से अप्रॉक्सीमेटली ये जो ग्रीन जोन आपको दिख रहा है बड़ा वाला, यहाँ तक अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है एंड वहाँ से अगेन गिरावट स्टार्ट होती है जैसे यहाँ पे हुई थी, अगेन अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है देन काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे कि निफ्टी हमें करेक्ट होकर के 17,250 से लेकर के 17,150 बेसिकली इस ट्रेंड लाइन का एंड ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ कहीं पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को रेडी रहना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको करनी है कि जैसे ट्यूसडे को एक बाउंस बैक देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, उस तरीके से हम लोगों को एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, तो इस चीज़ में हम लोगों को कॉशियस रहना है। बट अगेन हम लोगों को अपनी एक वॉच लिस्ट बना के रखनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर डेफिनेटली आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए जिनको आप वॉच कर रहे हो, जिनके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। भले ही हो सकता है 1-2 दिन के बाउंस बैक पे ही हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड उसमें मिल जाए। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सेक्टर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग के अगर हम लोग चार्ट पैटर्न को देखें तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी रैली देने के बाद बैंक निफ्टी ने एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा करेक्शन लिया है। इनफैक्ट एक दिन अगर हम लोग देखें तो 1400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट करेक्शन हो जाता है। अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पलटना स्टार्ट करता है देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड के लिए हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी जब पूरे टाइम करेक्ट हुआ है उस टाइम पर बैंक निफ्टी ने कोई करेक्शन नहीं दिया, इनफैक्ट बैंक निफ्टी प्लस में ही गया है। तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश इस टाइम पे दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पलटता है, ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो पहला जो सेक्टर हमारे नज़र पे रहेगा वो बैंकिंग का ही रहेगा, जिसको हम प्रायोरिटी देंगे। अब बैंक्स के अंदर जो सेक्टर जो स्टॉक्स हैं जो मैं प्रेफर करूँगा ट्रेड लेने के लिए, उसके अंदर पहला रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक की अगर हम लोग बात कर लें तो कोटक बैंक अगर आपको पता हो, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिजल्ट से पहले ये भाग रहा था, तो चांसेस थे कि रिजल्ट के बाद एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले। अगर हम लोग इसके जोन की बात कर लेते हैं तो क्लियरली आप देख सकते हो 2021 पूरा का पूरा इसने इस वाले जोन को रेजिस्टेंस लेने में ही निकाल दिया ऑलमोस्ट। फाइनली अब जाकर के अक्टूबर में हम लोगों को ये ब्रेकआउट देखने को मिला एंड अब सपोर्ट लेने आ रहा है। अब ये सपोर्ट हो सकता है यहीं पे 2000 के अराउंड हमें रुकता हुआ दिखे, या फिर अगर और डीप करेक्शन आता है देन हम लोगों को ये 1950 से 1960 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको ऑब्जर्व करना है। जैसे ही हम लोगों को ये पलट के एक प्रॉपर रिवर्सल देता है, थोड़ी सी हमें वॉल्यूम भी क्लियरली आना स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर हम लोग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। भले ही वो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए इसके अंदर देख सकते हो। अब जो मुझे पॉइंट ऑफ कन्विक्शन जिसके अंदर बन रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवीली किया था। एंड अगर हम लोग बात कर लें वॉल्यूम्स की तो यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख सकते हो। रिसेंटली जो इसने 3-4 दिन रैली दी वहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख सकते हो, तो क्लियरली काफ़ी अच्छे इंडिकेशन दिख रहे हैं। प्लस अगर आप ओवरऑल बैंकिंग के रिजल्ट्स देखो, ओवरऑल सारे बैंक्स के जो हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें भी एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि बैंक्स का जो अब बिजनेस है थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। एंड आने वाले 2-3 क्वार्टर या फिर एटलीस्ट आने वाले 1 क्वार्टर में बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्टॉक्स में अगर हम लोग प्राइस के बेसिस पे बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बैंकिंग के अंदर ही अगर हम लोग दूसरे
बैंक की तरफ जाते हैं तो जो दूसरा बैंक मेरे इस टाइम पे रेडार पे रहेगा वो रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा रिस्की स्टॉक हो जाता है क्योंकि कंपेयर टू अदर बैंक्स HDFC या ICICI कोटक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मूव ये कई बार आपको दे सकता है। बट अगर हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देखें तो क्लियरली आप देख सकते हो इसमें भी अच्छे वॉल्यूम्स हमें उठते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे आए थे बट मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, इसलिए हमें ये पूरा का पूरा रिट्रेस वापस से होता हुआ दिख गया है। अब अगर हम लोग इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो 2 बार इस वाले जोन पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ से एक क्लियर बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 1180 1170 के जोन के ऊपर ये स्टेबल होता हुआ दिखता है तो इसके अंदर हम लोग एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 1120 का क्लियरली रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड और आखिरी बैंक जो इस टाइम पे मेरी नज़र में है फेडरल बैंक। और भी काफ़ी बैंक्स हैं HDFC वगैरह ICICI सबके चार्ट अच्छे हैं बट सबसे बेस्ट चार्ट मुझे जिनके दिख रहे हैं तो कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक एंड लास्ट में फेडरल बैंक। फेडरल बैंक अगेन एक रिस्की बैंक रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क आपका इसमें रहेगा बट अगर चार्ट पैटर्न हम लोग देखें तो काफ़ी बढ़िया हमें इसमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसको भी आप बिल्कुल अपनी नज़र पर रख सकते हो बट अगेन इसमें भी आपको वही करना है क्योंकि अभी गिरावट हो रही है तो आपको वॉच आउट करना है। जैसे ही इसमें बाउंस बैक आता है एटलीस्ट ये 2-4-5% ऊपर की तरफ मूव करता है देन आप इसको ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो ये हो गए 3 बैंक जो इस टाइम पे मेरी नज़र में। अगला सेक्टर जैसा कि कल हम लोगों ने लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था, ऑटो सेक्टर मेरे रेडार पे रहेगा। तो ऑटो के अंदर 2 स्टॉक्स इस टाइम पे प्रायोरिटी के अंदर रहेंगे मेरी रेडार के अंदर जिनमें मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। तो पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी, आप लोगों को भी बताया था ब्रेकआउट्स के वीडियो में एंड यहाँ पे मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोल दिया था एंड मैंने भी पर्सनली इसमें कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। अब अगर हम लोग इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ था, नीचे हमें थोड़ा जाता हुआ दिखा बट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्विक काफ़ी ज़्यादा फास्ट हमें बाइंग आती हुई दिख रही है। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें क्लोजिंग बेसिस पर या फिर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 902 903 बेसिकली 900 का जो जोन है उसको क्रॉस करके स्टेबल होता हुआ दिखता है देन हम लोग इसमें बाइंग करने के लिए देख सकते हैं। एंड अगर स्टॉप लॉस की हम लोग बात कर लें तो अगर आप इसमें छोटा स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर करते हो तो 875 के अराउंड क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हो या फिर आप 860 के अराउंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो 990 एंड फर्दर 1100 के हम लोगों के इसमें टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के अंदर। सेकंड स्टॉक जो ऑटो सेक्टर के अंदर मुझे अच्छा लग रहा है एंड अगर हम लोग देख लें तो कमर्शियल सेक्टर जो ऑटो में है वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो अशोक लेलैंड मेरे रेडार पर रहेगा इस टाइम पे। अशोक लेलैंड में चार्ट पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन रहा है और अगर हम लोग इसमें ध्यान से अगर आप देखो तो लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को ये बताया था अराउंड 135 इस वाले जोन के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेवल बट यहाँ पे भी बताया था। एंड अगर हम लोग इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नीचे की कैंडल्स अगर आप देखते हो तो हर बार जब भी ये नीचे डिप दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इसमें हमें बाइंग आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड को हम अपने रेडार पे रख सकते हैं एंड अगर इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली ले भी सकते हैं। इनफैक्ट अशोक लेलैंड का अभी जिस तरीके का चार्ट पैटर्न दिख रहा है मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप अशोक लेलैंड में एंट्री करना चाहते हो तो इनिशियल 25-30% क्वांटिटी अभी करंट लेवल पर भी एंटर कर सकते हो एंड अगर होपफुली कल आपको ये लोअर लेवल्स में मिलता है 135, 137, 138 के आसपास तो डेफिनेटली वहाँ पे 25-30% एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात कर लें 133 के अराउंड इसमें हम स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं अपना एंड टारगेट जो इसका लाइफ टाइम हाई है 165 से 170 का जोन उसको हम लोग अपना टारगेट रखेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम लोग बात कर लें तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 137-138 के अराउंड अगर बाइंग करते हो इसके अंदर तो इजीली आपको 4 to 5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप करंट लेवल पे भी बाइंग करते हो तो 2.5 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा काफ़ी एक्सेप्टेबल रिस्क रिवॉर्ड होता है, ठीक है। अब ये हो गए जो शॉर्ट टर्म ट्रेड या शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए मैं देख रहा हूँ। एक सेक्टर है हम लोगों का FMCG सेक्टर जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें पिछले 2 वीक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के लिए हो जाती है। तो अब इसके अंदर जो एक स्टॉक है जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने रेडार पे रख रखा है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो एक अगर आप इसमें पैटर्न क्लियरली देख पा रहे हो कि ये ऊपर वाली एक इसकी ट्रेंड लाइन है जिसको ऑन एंड ऑफ ये फॉलो करता रहता है। अगर उससे बहुत ज़्यादा ऊपर ये जाता है तो फिर बहुत क्विक ये गिरावट भी दे देता है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखते हो तो लास्ट ईयर मार्च के अराउंड ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, वहाँ से इसने क्विक गिरावट हमें देखने को मिली थी। उसके बाद अगर रिसेंटली हम लोग देखें तो सितंबर के अंदर ये काफ़ी ऊपर उसके गया, फिर वहाँ से इसने क्विक गिरावट हमें दे दी। बट जब भी ये मेजर गिरावट देता है ये अप्रॉक्सीमेटली नीचे वाली जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे कहीं पे आके स्टेबल होता है। अभी अगर हम लोग इसका प्राइस एक्शन देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो ग्रीन जोन है यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है।
साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। तो ये वाला जो लेवल हो जाता है 2300 से 2350 के आसपास का लेवल, ये बहुत ही क्रूशियल जोन हो जाता है, जहाँ पे अगर ये हमें मिलता है तो हम लोग आंख बंद करके इसके अंदर डेफिनेटली इनिशियल 25-30% बाइंग कर ही सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें देखना है कि अगर ये यहाँ पे आता है एंड यहाँ से 2-4-5% का रनअप देता है, 2-4% का अगर रनअप देता है, फिर आप इसके अंदर एंट्री अपनी बना सकते हो एंड यहाँ कहीं पे जहाँ पे भी ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के टारगेट्स इसके अंदर आप इजीली 2600 से लेकर के 2800 के जोन में रख सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हो तो 3000 तक भी इजीली अपने टारगेट्स इसमें रख सकते हो। बट इसमें खास करके मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर पैटर्न की मैं बात करूं, क्योंकि मैं पर्सनली इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहता हूं एज अ पॉइंट ऑफ सेफ्टी, एज अ मतलब स्लो रिटर्न्स हैं इसके अंदर बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का वही रीज़न होता है कि आपको स्लो एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हाई रिस्क स्टॉक्स में जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके के स्टॉक्स भी लेना ज़रूरी हो जाता है जो स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को देते हैं। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम लोग बात कर लें तो अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके रख देता हूँ। तो काइंड ऑफ लाइक ये मेरा एसआईपी होता है कि जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है मैं अपना एसआईपी का अमाउंट जो 2-3 महीने का अमाउंट होता है वो इसके अंदर डाल देता हूँ। तो बेसिकली मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को इसी तरीके से अक्यूमुलेट करता रहता हूँ। तो इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको ऑन एन एवरेज 15% ईयरली रिटर्न दे रहा है, तो अगर आप सही समय पे हर डिप के अंदर बाइंग करते हो तो वो 15 की जगह आपका 20-22% तक आपका रिटर्न बन जाता है। थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको कंपेयर टू अदर्स मिल जाता है इसके अंदर। अब इसके साथ दूसरा एफएमसीजी का स्टॉक है जिसमें मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूं, बट जिसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो है डाबर लिमिटेड। अब डाबर की अगर हम लोग बात करें तो डाबर का अगर आप इसमें चार्ट पैटर्न देखते हो, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है मार्केट में, जब भी गिरावट आती है हर स्टॉक का एक नेचर होता है, हर स्टॉक का एक पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करता रहता है। तो डाबर का अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो मेजरली अगर आप इस वाले जोन में देखते हो तो बड़ी रैली देता है, उसके बाद जब रिट्रेस करता है तो 200 EMA पे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लेता है एंड वहीं कहीं से पलटता हुआ दिखता है। तो अगर एफएमसीजी सेक्टर आने वाले 2-4 दिनों में स्टेबल हो जाता है, ओवरऑल एफएमसीजी स्टॉक स्टेबल हो जाते हैं एंड अगर डाबर हम लोगों को 600 का ब्रेकआउट दे देता है, अगर डाबर हमें 600 के लेवल का ब्रेकआउट दे देता है देन ईजिली 574-575 के अराउंड स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट 660 का रहेगा। एंड अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से अपर लेवल्स के इसके टारगेट बताऊं तो आप क्लियरली देख सकते हो लास्ट टाइम 200 EMA से जब इसने सपोर्ट लिया एंड जो टॉप इसने बनाया है वहाँ पे ये क्लियरली हम लोगों को 61% रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो अगर ये यहाँ से वापस से रैली स्टार्ट करता है तो हमारा टारगेट इसमें 710 का रहेगा। तो इजीली आप इसमें 4 to 5 अपना रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो। एंड जो नए मेंबर्स हैं जिनको रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट नहीं पता, तो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपका 4 आवर का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो जिसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 10,000 का लॉस हो सकता है, तो 10,000 आपका रिस्क हो जाता है। तो वहीं पे अगर आपका 4 का रिस्क रिवॉर्ड है तो अगर 10,000 का आप लॉस का रिस्क ले रहे हो तो 40,000 का आपका प्रॉफिट भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मैं नज़र रख रहा हूँ। बाकी कुछ और स्टॉक्स भी हैं मेरे पास स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस के अंदर, बट उसके लिए थोड़ा सा मार्केट को हमें वॉच करना पड़ेगा, मार्केट को स्टेबल होने देना पड़ेगा। एंड उसके बाद डेफिनेटली मैं सपोर्टर्स क्लब के अंदर एंड इवनिंग का जो लाइव सेशन होता है उसके अंदर ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। अब जल्दी से मुझे एक आप लोगों से एडवाइस चाहिए, एक आप लोगों से रिव्यू चाहिए कि जो इस तरह के वीडियोस मैं बना रहा हूं आजकल, जिसमें मैं सेक्टर आपको एनालाइज करके बताता हूं जो सेक्टर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं एंड देन उस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या इस तरह के वीडियो हमें हर संडे कंटिन्यू रखने चाहिए? एंड जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप ब्रेकआउट्स होते हैं उसको हम लोग वीक डेज के अंदर रख लें, क्योंकि उसके लिए मार्केट का ट्रेंड पता होना ज़रूरी होता है। तो उसको हम लोग वीकडेज पे रख लें, ट्यूसडे या वेडनेसडे को, एंड संडेज को हम लोग जो बड़ी कंपनीज होती है लार्ज कैप कंपनीज उनके ट्रेंड्स को एंड उनके अंदर सेक्टर के अंदर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको फॉलो करके जो बेस्ट कंपनीज उसके अंदर दिख रही है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई जैसी आज मैंने करी है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर कंटिन्यू दिस वीडियो या कंटिन्यू दिस सीरीज ऐसा करके आप लिखोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। बाकी हम लोगों का एक इनिशिएटिव है सपोर्टर्स क्लब का, अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कल से नवंबर का बैच उसमें स्टार्ट हो रहा है, तो मंथली उसमें बैच रहता है। तो नवंबर का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर हम लोग डेली 2:30 PM पे एक सेशन रखते हैं आधा से 1 घंटे का, जिसमें
डायरेक्ट वॉइस कॉल पे आप हमसे डायरेक्टली क्वेरीज पूछ सकते हो, डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मार्केट से लेकर के, ट्रेडिंग से लेकर के, साइकोलॉजी से लेकर के। एंड हम लोग जितना गाइड हो सकता है आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड जो पर्सनली ट्रेड्स मैं और सृजन जो पर्सनली ट्रेड्स ले रहे हैं, या जिन स्टॉक में से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, या जो हमारा मार्केट का व्यू बन रहा है, वो हम लोग डायरेक्टली लाइव मार्केट के अंदर आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू।